हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ मैं एक धमाकेदार मॉक। तो ये मॉक होने वाला है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का मॉक नंबर 3। दोस्तों, आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि ग्रेड थर्ड के मॉक करवा दीजिए भैया, ग्रेड थर्ड के मॉक करवा दीजिए। लेकिन जिस तरह की आपकी डिमांड थी उससे काफ़ी कम रेस्पॉन्स रह रहा है। तो थोड़ा सा शेयर कीजिए लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि अच्छा रेस्पॉन्स आए, उनकी भी काफ़ी हेल्प हो एग्ज़ाम में। बाकी तो मैं आप लोगों के लिए मॉक ला ही रहा हूँ। तो आज मॉक नंबर 3 शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर कोई हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है उनके लिए। और बाकी अगर फिर भी कोई ज़्यादा दिक्कत है किसी चीज़ में तो आप लोग क्या कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो और हमें मैसेज करके वो प्रॉब्लम बता सकते हो कि भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, हम आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगे। बाकी अपने हिसाब से पढ़ते रहिए। तो मॉक नंबर 3 शुरू करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा खराब करेंगे नहीं। हाँ, मैंने इसके अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा मॉक नहीं देखा है तो वो भी आप लोग देख सकते हो। आपको उस प्लेलिस्ट में दोनों मॉक मिल जाएंगे। अपन थोड़ी सी फ़ॉन्ट साइज बड़ी कर लेते हैं इसकी, ताकि आपको आराम से अच्छा दिखे। ठीक है, दिख रहा होगा। हिंदी में अपन करेंगे। कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त झिल्ली होने के कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाएं से भिन्न होती हैं। इस झिल्ली को क्या कहा जाता है, बताइए आप लोग, क्या कहा जाता है इस झिल्ली को। क्या इस झिल्ली को वैक्यूलस कहा जाता है, इनकी रिक्तिकाएं। बिल्कुल वैक्यूल कहा जाता है, इनको रिक्तिकाएं कहा जाता है भाई, रिक्तिकाएं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, रिक्तिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो, पढ़िए और आप लोग खुद से भी ट्राई करने का प्रयास किया करिए। जड़त्व किसी वस्तु की गति विरामावस्था की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। बिल्कुल भाई, क्या बात सही है ना कि जड़ जो जड़ता है ना, किसी वस्तु की गति या विरामावस्था की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप होता है। बिल्कुल सही बात बोली गई है। तो दोनों दोनों सही हो जाएंगे। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग इनको पढ़िए। परमाणु विखंडन से बने नियंत्रण रोड का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। किसको नियंत्रित किया जा सकता है, बताइए। परमाणु विखंडन से क्या बने, बोरॉन से बने नियंत्रण रोड का उपयोग करके नियंत्रण किया जा सकता है परमाणु विखंडन बोरॉन से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 52 और 104 से विभाजित करने, अच्छा 52 और 104 को विभाजित करने पर, यानी कि कौन सी संख्या है जिनको बड़ी से बड़ी बताना अपने को, जिसको जिससे 52 और 54 को विभाजित करने पर 4 और 8 शेषफल बचता है। देखो, इसको देखो करने का सबसे बेस्ट तरीका ये कि बाय ऑप्शन चले जाओ। 12 सबसे पहले, सबसे बड़ी संख्या लेनी है तो 48 लो। 48 से 52 में भाग दोगे तो क्या शेषफल बचेगा, 4। तो 4 ही शेषफल ही है। क्या 104 में भाग देने पर 8 शेषफल बचेगा, बिल्कुल 96 बार, 2 बार जाएगा 96, 8 शेषफल। यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 48। सबसे छोटी चेक मत करना, जब सबसे बड़ी पूछी हो तो सबसे बड़ी, और सबसे छोटी पूछी हो तो सबसे छोटी चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर, सॉरी 5 की पावर 2 का मतम समापवर्तक क्या है, बताइए। क्या है बताइए आप लोग। मतम समापवर्तक का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ की बात कर रहा है ये। एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों में कौन सी कॉमन संख्या है, सबसे छोटी कॉमन संख्या।
2 की पावर 3 इसमें, 2 की पावर 3 इसमें नहीं है, इनकी आंसर नहीं होगा। 3 की पावर 5 यहाँ है, 3 की पावर 3 यहाँ है। लेकिन एक चीज बताइए, सबसे छोटी इनमें कॉमन क्या है? 3 की पावर 2, सॉरी 3 की पावर 3, क्योंकि 3 की पावर 5 नहीं ले सकते, सबसे छोटी लेनी है। तो इनकी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? महत्तम पर तक 3 की पावर 3। 5 की पावर 2 है नहीं कहीं भी, तो ये तो होगा ही नहीं। दो मतलब एक में है, दूसरे में नहीं है। दिए गए पैटर्न को पूरा करने के लिए कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न चिन्ह को विस्थापित प्रतिस्थापित करेगी? बताइए। इस आकृति, कोई सी भी ऐसी आकृति जिसको सेट करने पर ये डायग्राम पूरा बन जाएगी। देखो, सबसे पहले तो कोने में देखो, सबके कोने में क्या है? यहाँ यहाँ क्या आएगा? भरा हुआ आएगा। तो ये देखो, इसमें है नहीं, इन तीनों में, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में। ठीक है सर। भरने के बाद देखो, ये यहाँ पे एक ऐसा निशान, ऐसी लाइन आएगी, देखो सब में लाइन है। फिर देखो ये यहाँ से ऐसे आएगा। ऐसा कहीं दिख रहा है? बिल्कुल इन दोनों में ही दिख रहा है। बाकी एक चीज देखिए, देखो ये यहाँ ऐसे है, तो ये यहाँ भी ऐसे बनेगा, यानी कि इसमें है, इसमें नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी। चिकनगुनिया का कारण क्या है? देखो, मैं पहले मॉक में, दूसरा मॉक था शायद, हाँ नहीं पहला ही होगा, उसमें मैंने पूरे रोग पढ़ा दिए, A to Z सारे रोग। मैंने वायरस पढ़ाया, मैंने जीवाणु पढ़ाया, मैंने फंगी पढ़ाया, ये सारे मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, सबसे संबंधित मैं रोग पढ़ा चुका हूँ। तो अब आप लोगों को ये क्वेश्चन आना चाहिए सीधा। चिकनगुनिया का कारण क्या है? बताइए। चिकनगुनिया का कारण वायरस। नेक्स्ट, यदि 2A बराबर 3B बराबर 7C है तो ABC का अनुपात क्या होगा? देखो, आप लोग इसको करने के काफी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका क्या बताता हूँ, समझो। मैं क्या कहता हूं कि पहले दो को आप लोग क्या करना है? देखो, पहला दो जो भी बनेगा 2:3 में बनेगा। मतलब या तो चलो इसको सोल्व कर लो आप लोग। 2A बराबर 3B, एक के नीचे B ले आओ और इधर 3 के नीचे 2 ले आओ, यानी कि A और B में क्या है? 3:2 का रेशो होगा। आपको एग्जाम में फास्ट कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले 3:2 का रेशो, ए का 3 रेशो होना चाहिए, बी का 2 रेशो होना चाहिए। यहाँ से 3:2 रेशो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहाँ से बनेगा, देखो यहाँ से 7:5 का रेशो बनेगा, ये नहीं बनेगा। ये भी, ये 21:10 का रेशो, ये भी नहीं बनेगा। और ये 2:3 का रेशो, ये भी नहीं बनेगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? ए हो गया। देखो, आपने सिर्फ ये चीज सोल्व की और आपको आंसर मिल गया। आपने बाय ऑप्शन भी चेक किया, ठीक है, ऐसे आंसर मिल गया। एग्जाम में आपको ये सबसे बेस्ट तरीका करना है, और 99% ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व हो जाते हैं। बाकी अगर फंस जाओ तो फिर आप लोगों को पूरा सोल्व करना है। फिर 3 B बराबर 7C भी लेना है, तो B/C बराबर 7/3। अब एक चीज बताइए, B का मान एक तरफ 2 है, एक तरफ 7 है, तो आप लोगों को बराबर तो बनाना पड़ेगा ना भाई, केक कटेगा सबने बटेगा। तो यानी कि एक तरफ भी कोई संख्या छोटी या बड़ी थोड़ी हो सकती है भाई। एक बार बताओ, आपने बोला कि राम की आयु 10 वर्ष है, तो एक ये थोड़ी बोलेगा राम की आयु 14 वर्ष है, सबके लिए 10 वर्ष ही होगी। तो उसी तरीके से बी का मान 2 है, तो यहाँ भी बी का मान, और इधर 7 है, तो दोनों को बराबर बना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से, इसको 2 7 से, इसको भी 2 से। तो क्या हो गया? ये 21:14 हो गया, और ये 14:6 हो गया। यानी कि ए का मान 21 हो गया, बी का मान 14 हो गया, और सी का मान 6 हो गया। यही तो आंसर है। देखो, तो आप लोग दो कि जिस तरीके से भी सोल्व करना चाहो आप लोग कर सकते हो। बाकी मैं पहला मेथड आप लोगों को सबसे बेस्ट बताया है। PQR एक कार्य को 30 दिनों, 15 दिनों और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। PQR 3 व्यक्ति है जो
एक 30 दिन में कर रहा है, एक 15 दिन में कर रहा है, एक 20 दिन में कर रहा है। इनके एलसीएम क्या होगा? 60। इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई। पीक्यूआर की मेरे पास एफिशिएंसी आ गई। पी पहले दिन कार्य करता है, फर्स्ट दिन पी कार्य करेगा 2 की एफिशिएंसी से कार्य करेगा। क्यों? फिर 2 क्यों 4 की एफिशिएंसी से करेगा दूसरे दिन। फिर आर आएगा तीसरे दिन, किसकी एफिशिएंसी से करेगा? 3 की एफिशिएंसी से। अब बताइए, ये बोल रहा है यही क्रम आगे भी जारी रहता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? समझिए, इन्होंने 3 डेज में टोटल कितना कार्य किया? सर 6 और 9 कार्य कर दिया। मैंने कि 9 कर दिया क्या? तो मैंने कि अगर मैं इसको 60 के करीब ले जाना है तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि 18 दिन में ये कितना कार्य कर चुके? 54 कार्य कर चुके सर। अब 54 कार्य कर चुके, अभी तो ये क्रम में आ रहे हैं, तो अब 19वें दिन कौन आएगा? 19वें दिन सर सबसे पहले वाला पी आएगा, और पी कितना कार्य करेगा? 2, यानी कि 56 कार्य हो चुका। फिर कौन आएगा भाई? फिर 20वें दिन कौन आएगा? 20वें दिन बताइए। पी के बाद आएगा क्यू। क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो मेरा अब ये 4 कार्य करेगा तो मेरा टोटल कार्य 60 हो जाएगा। यानी कि टोटल कार्य 20 दिन में कितना कार्य हो जाएगा? 60। ऐसे सोचना है इसको, इतना लिखना नहीं है वहां एग्जाम में। एक्चुअल में आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपको सिर्फ एफिशिएंसी निकालनी है और 60 के करीब जाना है कैसे भी। उसके बाद तो एक दो तो आप जोड़ ही लोगे, आप इतना इतना लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24/6। एक बार बताओ, सबसे पहले इसको भाग देके देख लो कितना 6 आया माइनस। अब कोष्टक वाली चीजों को सोल्व कर लो। 2/3 इंटू 21/8 भाग 1/4। 3 से कितनी बार गया? 7 बार गया। 2 से 4 बार गया। 6 माइनस 7/4 में 1/4 का भाग दोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 4 से 4 चला गया तो 6 माइनस 7 कितना हो जाएगा? -1। नेक्स्ट सवाल, अपने को ये तो कोडिंग दे रखी ऊपर तो, और इसने क्या पूछा? इसने ये पूछा है ए से डी का संबंध। पहली बात, अगर ए से डी का पूछा है तो इसके बाद ये सारे इनका कोई रोल नहीं है, इनको हटा दो। ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब क्या? ए पत्नी है किसकी? बी की। ओके सर, इनकी बी पति होगा। हैशटैग का क्या है मतलब? है हैशटैग का सर ए पिता है बी का, यानी कि बी पिता होगा किसका? सी का। इनकी बी, ठीक है। अभी सी का जेंडर डिफाइन नहीं है। सी एंड डी, एंड का मतलब क्या है? सी पत्नी है डी की, तो इनकी डी हस्बैंड हो गया। अगर डी हस्बैंड हो गया तो सीधा अब क्या पता चला? इसकी पत्नी का कौन है भाई? पत्नी, इसकी पत्नी की माँ है ए, तो इनकी सास हो जाएगी किसकी? डी की। ए से डी का संबंध, इनकी इसका भी रोल खत्म। यानी कि देखो, इतनी चीजें दे रखी थी लेकिन मुझे सिर्फ, मैंने देखा आंसर में सिर्फ मुझे ए और डी का मतलब है। आंसर देख लेना एक बार, बाकी आप लोगों को फालतू चीजें सोल्व करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। नेक्स्ट, एक कण को किसी घर्षण रहित सतह पर नियत वेग से गतिमान रखने के लिए एक बाह्य बल लगाने की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती। एक बार बताओ, जिन दो वस्तुओं के बीच घर्षण ही नहीं है उनमें बाह्य बल की जरूरत क्या है? इनकी की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली मैं कुछ समझाना चाह रहा था लेकिन अभी छोड़ दो उसको। 13वां क्वेश्चन, ए बी। देखो, मैं आप लोगों को जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मैं एक चीज बोलता हूँ, टोटल अल्फाबेट कितने गिन लिया करो, फिर उसको तोड़ना होता है। 2 ये है, 3 ये, 5, 8 और 11। 11 के बाद ये जोड़ा तो 3, 6, 9 और 10, यानी कि 21 टोटल अल्फाबेट हो गए। 21 टोटल। सर 21 टोटल हो गए तो 3 3 में तोड़ोगे या फिर 7 7 में तोड़ोगे? मैंने कि 3 3 में तोड़ने से बेटर है एक बार 7 में तोड़ लीजिए आप लोग। 4 और 3 7,
यानी कि यहां तक 3 और 4 7। ठीक है सर। देखो इसमें स्टार्टिंग में ए है, इसमें भी ए है, तो यहाँ भी ए आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। उसके बाद यहाँ बी है, तो यहाँ भी बी आना चाहिए, और ये यहाँ भी बी आना चाहिए। ओके सर। क्या लास्ट से तीसरे और चौथे नंबर पर ए बी है? बिल्कुल, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। इनकी आंसर मेरा ए और बी में से ही होगा। अब मैंने आगे गया तो मैंने एक चीज नोटिस की कि ए बी के बाद क्या है भाई? ए बी के बाद डबल ए है, यहाँ डबल ए होगा और ये डबल ए होगा, इनकी डबल ए वाला ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इनके आंसर मेरा मुझे मिल गया। लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार कंफर्मेशन के लिए ऐसे क्वेश्चनों को चेक करूंगा। डबल ए के बाद क्या है भाई? सी। सी है, सी बी सी, तो यहाँ भी सी होगा और ये सी बी सी। क्या सारी चीजें ये डबल ए सी, बी ए, फिर सी, फिर सी, फिर ए बी और बी सी, बिल्कुल सारी चीजें सेम है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए। एक व्यक्ति 36 वस्तुएं 360 रुपए में खरीदता है, ये उसे 360 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि 50% लाभ हो? सीधा सीधा इन 360 का कोई रोल ही नहीं है। चलो एक काम करो, 360 का रोल भी आपने निकाल लिया, सीधा मेरा आंसर 24 आ गया। कैसे? अगर मुझे 3/2 का लाभ कमाना है तो मैं वस्तु को 2/3 में बेच दूंगा। वस्तु कितनी बेचनी पड़ेगी मुझे? 2/3, यानी कि 12 24। बस। अगर अब नहीं आया समझ में, अब आप लोग क्या कर सकते? अब बेसिक बताता हूँ ना। 36 वस्तुओं को 360 रुपए में खरीदा, 36 को वस्तु, तो एक वस्तु की कीमत कितनी होगी? 10 रुपए। अगर मुझे 15 रुपए में बेचनी है तो 360 रुपए कमाने के लिए मुझे कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी? 15। तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 12 15 2 30 24। तो मेरा सीधा आंसर यहाँ से भी 24 आ गया। बेसिक भी सीधा है और आपको वैसे भी सीधा पड़ेगा, आप दोनों तरीके से आप लोगों को सीधा पड़ेगा ये क्वेश्चन। एक नियत बल एफ को द्रव्यमान एम के स्थिर कण पर लागू किया जाता है, एक निश्चित विस्थापन के बाद कण द्वारा प्राप्त वेग किसके अनुपात में होगा? देखो, अगर आप लोगों को पता हो तो एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर एम ए होता है सर। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल। मैं मुझे चाहिए क्या? आप लोगों ने गति की दूसरी समीकरण पढ़ी है? विस्थापन के बाद प्राप्त वेग चाहिए, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a s होती है गति की दूसरी समीकरण। इसमें v वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, और बाकी ये त्वरण वगैरह जो भी होते हैं s। ठीक है, छोड़ दो भी। इसमें प्रारंभिक वेग कुछ नहीं है, कहीं भी प्रारंभिक वेग की चर्चा नहीं की गई है, इनकी प्रारंभिक वेग में 0 मान लूंगा। ठीक है सर। अब रखिए, और a बराबर क्या हो जाएगा? एफ अपॉन एम। अब समझने का प्रयास करिए। वी स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा? ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 इंटू एफ एम अपॉन एस। क्योंकि मुझे एस का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? अनुपातिक चाहिए, अनुपात चाहिए, और सब में एम है, तो मेरा सिर्फ मतलब एम से होना चाहिए कि एम किस अनुपात में आएगा। तो वी स्क्वायर बराबर 2f अपॉन एम एस। तो v बराबर क्या हो जाएगा भाई? अंडर रूड 2f अपॉन एम और एस। अब समझिए, यहाँ जो रोल है ना असली वो ये है। देखो एफ से मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा एफ में कहीं भी आंसर नहीं दिख। अगर ये पूछता, ये पूछता एफ का क्या होगा, तो एफ वी बराबर अंडर रूड एफ हो जाएगा, हो जाता आंसर। अगर ये पूछता एस का क्या होगा, तो वी बराबर एस हो जाता। अब ये एक चीज बताइए, अगर इसने सिर्फ एम के रूप में पूछा है तो एम का अनुपात क्या हो जाएगा? 1/m। एफ अपॉन एम मत कर देना, सॉरी अंडर रूट में आएगा, ये भी अंडर रूट में आएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? v बराबर 1/√m। ये आंसर हो जाएगा। गलती क्या करते हैं लोग? ये ढूंढने चले जाते हैं पूरा अंडर रूट 2 वाला।
नीचे दिया गया कौन सा कथन क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है, बताओ। आसानी से ज्यामितीय विरूपण का अनुभव करता है, बिल्कुल गलत बात है। गर्म करने पर अचानक ठोस से तरल में परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। क्रिस्टलीय ठोस को क्या गर्म कर दोगे तो वो तरल में परिवर्तित हो जाता है। तो नेक्स्ट, पेशी तीन प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पेशी नहीं है, बताओ। कंट्रास्टिव पेशी नहीं है, सबको पता है। चिकनी है, हृदय है, कंकाल है। एग्जाम में आपको कैसे करना है, देखो दो चीजें होती है एग्जाम में। बाय ऑप्शन जाने का सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, सबसे पहले वो चीज ढूंढो जो होगी, जिसके बारे में आपको कंफर्मेशन, आपने आपने देखा ये तो होगी, ये होगी, ये होगी। तो अब मुझे नहीं भी पता होगा ना, तो मैं आंसर सीधा लगा दूंगा कि अगर तीन है तो चौथी तो अपने आप नहीं होगी। पी एच डी, इनकी पी कितने पे आता है, चलो फटाफट देख लो। पी 19, 4, 11, 25 और 21। ये 26, ये 2, ये 14, ये 5, ये 8, ये 21, ये 19, ये 10, ये 6, ये 13, ये 16 और ये 24। ये 14, ये 18, ये 2, ये 9, ये 24, ये 19। अब समझिए कितना है ये। आप लोगों ने इन चीज नोटिस की, +6, +6, +7, ठीक है, -5, +6 और ये माइनस ये +5। अरे ये +5 है ना यहाँ पे भी, +5, +6 और +7। तो ये भी यही होना चाहिए, +5 है, +6 है, +7 है, +5 है, +6 है, +7 है। इनकी बी में ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, बाकी सब में ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, यदि 25 किलोग्राम चावल 700 रुपए में खरीदे जाते हैं तो इसे 5 किलोग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत क्या हो। अगर हानि होती है तो क्या हो, एसपी माइनस सीपी होगा, सॉरी सीपी माइनस एसपी होगा, क्योंकि हानि हो रही है ना। तो क्या होगा, देखो 600 का कोई रोल नहीं है, परसेंटेज में पूछा है। मैं क्या कहता हूं कि अगर 25 सीपी में से 25, देखो 25 खरीदा और 25 बेचा, यानी कि 25 सीपी में से अगर 25 एसपी घटा दूंगा तो मुझे लाभ हानि मिल जाएगी। ये क्या कह रहा है कि 5 एसपी के बराबर, 5 एसपी के बराबर मुझे हानि हो रही है। अब बताइए कितना हो जाएगा, ये 25 सीपी का ऐसे कैसे रख दूं और इसको इधर ले जाऊं तो ये 30 एसपी हो जाएगा। यानी कि सीपी अपॉन एसपी का रेशो कितना हो जाएगा, 30/25, यानी कि 1/5, सॉरी 6/5। यानी कि 6 मेरा सीपी है, 5 एसपी है, तो एक का लॉस हो रहा है कितने पर, 6 पर। तो कितना 1/6 का मान कितना होता है, 66, सही, सॉरी 16.66। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लताएं सब्जियां हैं, मैं क्या बोला, सभी लताएं सब्जियां हैं भाई। बिल्कुल मैंने मान लिया, सभी सब्जियां फल है, कुछ फल फूल है, बिल्कुल बना दिया मैंने। अब ये बोल रहा निष्कर्ष, कुछ लताएं फूल है या लताओं और फूल के बीच को संबंध दे रखा है, नहीं दे रखा, तो कह नहीं सकते कि अब जिसके बारे में हम अनसर्टेनिटी रखते हैं वो क्वेश्चन हमेशा रॉन्ग होता है। कथन निष्कर्ष में कुछ फल लता है, कुछ फल लता है भाई, कुछ फल बिल्कुल लता है, ये जो फल का ये हिस्सा आ गया, ये हिस्सा पूरी फल लताएं फल होगी तो कुछ फल भी लताएं होगी।
सभी सब्जियां फूल है, क्या सभी सब्जियां फूल है? नहीं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू अनुसरण करता है, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट, इसमें कोड किसका चाहिए? मुझे हेज का कोड चाहिए, हेज का कोड। मेरा देखो ऐसा दिखता है, मेरा सबसे पहले दिमाग जाता है कहाँ, कि भाई पूछा क्या है, हेज का कोड पूछा। हेज कहाँ है भाई? हेज यहाँ है। ठीक है, अगर मुझे केक और शुगर का कोड मिल जाए तो क्या मुझे हेज का कोड मिल जाएगा? मैंने देखा यहाँ केक है, यहाँ भी केक है, तो कॉमन क्या है भाई? देखो, ई बी ओ एन है, बी ओ एन ई, वी आई जी कॉमन है, यानी कि के का कोड वी आई जी हो जाएगा। उसके बाद शुगर, शुगर यहाँ भी है, शुगर यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा? बोन हो जाएगा। शुगर का कोड बोन यहाँ है, बोन यहाँ है। तो मेरा किसका कोड, खेज का कोड क्या आएगा? ई एस टी, ई एस टी, ई एस टी, डी आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? सबको पता है सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा उद्योग है। भेल, भारत हिंदुस्तानी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, रिलायंस, टाटा, ये तो निजी है ना। और चौथा ऑप्शन क्या था? अडानी, ये सब टाटा के, ये सब खुद के ग्रुप है, निजी ग्रुप। दीपक और विनोद की चाल 19:12 में है। यदि विनोद की चाल 84 है तो दीपक की चाल हो क्या होगी? अनुपात दे रखा है 12 का मान कितना दे रखा है विनोद का? 84, कितना गुणा है? 7 गुणा। तो 19 का भी 7 गुणा कितना हो जाएगा? 133। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 133। नेक्स्ट, दिए गए डेटा की माध्यिका क्या क्या है? देखो, इसको करने के बहुत तरीके होंगे आप लोगों के पास, और आप लोग करते भी होंगे। कितने तरीकों से आप लोग करते होंगे? आप लोग इसको किस तरीके से करते हो, आप लोगों ने कभी देखा? एक बार तो मैं इसका फॉर्मूला भी बता देता हूं पहले, कि आपको ये करते कैसे इसको। मैं इसका एक फॉर्मूला बताता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि पास्ट कैसे करना है। एल आई यानी कि नीचे निचली सीमा, अपॉन एन बटे टू, यानी कि टोटल नंबर ऑफ संख्या है, अपॉन टू, इंटू सी, अपॉन एफ। ये सी एफ होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये एफ फ्रीक्वेंसी होती है, इंटू उनके बीच जो अंतर आता है। ठीक है सर, एक तरीका ये है जिसमें क्या होगा, पहले ये जो संख्याएं दे रखी है इनको क्या करेंगे अपन, ये फ्रीक्वेंसी होती है, और इनको क्या करेंगे, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है? सबको एक, फिर एक में 3 को जोड़ोगा 4, फिर 4 में 4 को जोड़ोगे 8, 8 में 2 को जोड़ोगे 10, फिर 11, फिर 11, फिर 12, और फिर 14। मैं 14 में भाग दूंगा, और मेरा एन कितना आ जाएगा? 7। अब मुझे देखना है कि 7, 7 किसके करीब है? 8 के करीब है, यानी कि 20 के आंसर करीब आंसर आना चाहिए। लेकिन अब इसको सोल्व भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन मैं क्या कहता हूं कि ऐसे मत करिए, ये आपके लिए, क्योंकि आपके रेलवे में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, तो आप लोग ये फॉर्मूला याद रखोगे नहीं। ये अगर आप एसएससी सीजीएल की कर रहे होते तो आप लोगों को मैं बिल्कुल बोलता कि ये फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप रेलवे जी कर रहे हो तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप इस फॉर्मूले को याद करिए। मैं क्या कहता हूं कि माध्यिका कैसे निकालते हैं? सर माध्यिका निकालते हैं कि एन में 2 का भाग देके पहले हम टोटल संख्याओं को क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी कि 5, 15, इसको लिख लीजिए आप लोग, इसको पहले लिख लीजिए। आप लोग लोगों की संख्या को हटा दीजिए, बचत को लिख लीजिए 5, 15, क्योंकि मुझे यहीं से आंसर मिलेगा। 20, 25, 30, 35, 40। सर आपने फॉर्मूला बताया था, मैंने कि फॉर्मूला बताया था, ए सॉरी सॉरी गलती कर दिया ना। लेकिन वो फॉर्मूला यहाँ यूज होगा नहीं, वो एक्चुअल में जहाँ लिमिटेड दे रखी है ना वहाँ यूज होता है। सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला याद है, तो मैंने ये वो इसलिए लिखा है कि आप लोगों को फॉर्मूला याद ना हो तो फॉर्मूला याद कर लेना। 5 कितनी बार है? 5 एक बार है। 15 3 बार है। 15 3 बार है। देखो, 20 4 बार है। 20 4 बार है। 20 4 बार है।
25 दो बार है, 25 दो बार है, 30, 35 और 40 दो बार है। टोटल संख्या 14 है। मैंने आप लोगों को बताया माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका में 2 का भाग देते हैं, एक बार तो जो भाग जाएगा 7 बार, इनकी 7वें और प्लस अगर सम संख्या है तो प्लस 1 करके इनकी 8वें, दोनों का क्या लेना है अपने को, एवरेज लेना है। 7वीं संख्या कौन सी है, 4, और ये 7 और 8, इनकी 20 तो 20 प्लस 20 का एवरेज कितना होगा सर, 20 ही होगा, 40/2 हो जाता है, इनकी 20 ही मेरा आंसर आ जाएगा। इनकी वह माध्यिका कौन सी हो जाएगी मेरी, 20। एग्जाम में इस तरीके से करना है। एक व्यक्ति -2.5 की शक्ति का चश्मा पहनता है, बताए कि वो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष वाला है। कौन से दूरदृष्टि दोष वाला है या निकट दृष्टि दोष वाला है, बिना चश्मे के व्यक्ति के दूर बिंदु का पता लगाइए। आप लोगों को फॉर्मूला पता है इसका कि फोकस दूरी सॉरी पी बराबर क्या होता है, 1/f, यानी कि फोकस दूरी मुझे चाहिए। तो पी बराबर एफ कितना दे रखा है भाई, 1 - d5, तो कितना हो जाएगा P बराबर 10/2.25। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ 2.25, गड़बड़ हो गया क्या, -2.25 यानी कि अच्छा अच्छा, ये डायप्टर में तो मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा ना, तो इंटू 100 कर दीजिए, इंटू 100, तो 25 इंटू 4, ये माइनस में ध्यान रखना, तो P बराबर कितना होगा, -40 सेंटीमीटर। ओके, तो P बराबर -40 हो गया, -40 होगा, -40, और दूरदृष्टि नहीं दोष नहीं होगा, माइनस में है तो निकट दृष्टि दोष होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन वेन आरेख का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ये वेन डायग्राम दे रखा है और कौन सा, देखो सर्वोत्तम समझना। मैंने देखा कि अगर मैं सभी महिलाएं कर दूं तो उन महिलाओं में सभी जो बेटियां हैं वो महिलाएं होगी, और कुछ बेटियां बहनें भी होगी, और जितने भी बहनें होगी वो महिलाएं भी होगी, इनकी मेरा सबसे बेस्ट डायग्राम ये बन गया। अब सर कह दे ये तो बन गया, लेकिन अगर मैं दूसरे बाकी लोग को बनाना चाहता तो क्या होता, एक बार बताओ एक बार बताओ, जितने भी पुरुष हैं, जितने भी पिता है, मान लो कुछ डॉक्टर हो सकते हैं, सभी तो डॉक्टर नहीं हो सकते, और डॉक्टर और पुरुष, ये फादर ये डॉक्टर, अब जितने भी मेल हैं, क्या सारे वो तो पिता होंगे ही होंगे, फादर तो होंगे ही होंगे, लेकिन एक बार बताइए क्या सारे डॉक्टर पुरुष होंगे, नहीं, महिला भी तो हो सकती है, यानी कि ये ऐसे बन जाएगा, तो यानी कि ये तो नहीं बनेगा। बाकी ऐसे आप बाकी भी चेक कर लीजिएगा, मेरा आंसर अभी आ गया। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, VMR, यानी कि वी कितने पे आता है, 22 पे, ये 13 पे, ये 18 पे, ये 26 पे, ये 9 पे, और ये 19 पे, बताओ। +4, -4 और +1, +4 का मतलब E, -4 का मतलब G, और +1 का मतलब TU, EGU। नेक्स्ट, 4, 16, 13, बताओ। एक चीज देखी मैंने, ये कितना 4 गुना है, ये -3 है, और ये कितना है, ये भी 4 गुना है, इनकी यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ -3 रहा होगा, और ये 4 गुना होगा, इनकी यहाँ 52 होगा, और 52 -3 भी है, देखो। तो क्या मेरा लॉजिक क्या हो गया, पहली से दूसरी संख्या पर इंटू 4, फिर -3, फिर इंटू 4, फिर -3, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 52। बेरिलियम की परमाणु संख्या क्या है भाई, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम कितने पता है, 4 पे,
तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4। सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी है, बताओ सर्वाधिक बुद्धिमान। बहुत इजी सवाल है भाई ये, इतना इजी कि भाई कोई बच्चा भी कर देगा इसको। डॉल्फिन। लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, बताइए। एक उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, बताइए। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी मैंने माइनस में किसको, अवतल को लिखा है, तो और अवतल का भी यूज होता है दूरदृष्टि सॉरी निकट दृष्टि दोष में। उसके बाद एक अवतल लेंस की क्षमता को एक ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, अभी अभी बताया। तो एक और दो दोनों सही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नीला हरा शैवाल एक एकल कोशिका प्रोटीन की तरह प्रयुक्त होता है, बताइए। बताइए बताइए। ये होता है स्पाइरुलिना। आयत का क्षेत्रफल 27 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई गई इसकी चौड़ाई का 3 गुना है, समझो। अगर मैंने लंबाई मान ली x से x, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? अच्छा उल्टा है इसमें, यानी कि चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई सर इसका 3 गुना यानी कि 3x हो जाएगी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि x इंटू 3x बराबर कितना हो गया? 27। तो 3 से 9 बार कट जाएगा तो x स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 3 आ गया। यानी कि चौड़ाई मेरी 3 हो गई और लंबाई मेरी 12 हो गई। आयत का परिमाप क्या होता है? 2l प्लस बी, यानी कि क्या कर दिया मैंने इसको, 9 प्लस 3 यानी कि 12 इंटू 2 यानी कि 24। तो मेरी जो आयत का परिमाप होगा वो 24 आएगा। कहाँ है भाई? ये रहा। 56 का संबंध 196 से है और 84 का संबंध किससे होगा? सबसे बड़ी चीज तो मैं 56 से किसके पास पहुंचने का प्रयास करूंगा? 196 के पास। बिल्कुल सर। अगर मैं 56 का 4 गुना कर दूं, 56 का 4 गुना, तो कितना हो जाएगा? 56, 112, 124 हो जाएगा। 124, 124 से 96 कितना कम है? 28 कम है सर, 28। यानी कि 56 का आधा कम है, यानी कि ये लॉजिक बन सकता है क्या कि यानी कि कोई भी संख्या 4 से तो मल्टीप्लाई माइनस उस संख्या यानी कि 56/2। क्या ये लॉजिक यहाँ बनेगा? 84 इंटू 4 माइनस 84/2। 84 इंटू 4 कितना होता है? 256। सो 296, 296, नहीं नहीं रुको रुको, 4, 16, 32 और 1 33, 336 होता है, सॉरी 336 हुआ माइनस 42। क्या ये बनेगा? 36 हो रही है, 8 घटा दो, नहीं नहीं, 4 और 43 यानी कि 29, यानी कि 294। क्या 294 कहीं पे है? ये रहा, बिल्कुल है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऐसे सोचना है कि मुझे इस संख्या से ऐसे में कैसे करीब जा सकता हूँ। भाई आपको करीब तो कैसे ना कहीं से पहुंचना पड़ेगा इसके। हो सकता है ये सीधा मल्टीप्लाई दे देता, 3 गुना 4 गुना। आजकल ये ट्रेंड बहुत चल रहा है एग्जाम में कि एक फिक्स संख्या पकड़ लेता है, उसके बाद उससे मल्टीप्लाई कर देता है। 252 में 9 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। तो यानी कि मुझे देखो सबसे पहले भाग वाली चीज को देखो। भाग यहाँ है 32 में, अगर मैं यहाँ भाग रखूंगा, यहाँ रखूंगा तो ये हो सकता है। अब देखो यहाँ रखूंगा भाग, तो क्या 5 में 32 का भाग जाएगा? यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है कि स्टार्टिंग भाग है। दूसरा, 9 में 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, यानी कि ये भी नहीं रख सकता। अब इन दोनों को ही मुझे सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं किसी एक को ही सोल्व करूंगा, दूसरा मेरा अपने आप आंसर हो जाएगा। मैं पहले को सोल्व कर लेता हूँ। 252/9 इंटू 5 प्लस 32 माइनस 92 कितना होगा भाई? 9 से 2 बार और 8 बार, इनकी 140 प्लस 32 माइनस 92, इनकी 200 सॉरी 172
-92 बराबर 28 × 240 होता है ना यार। तो 272 -92 बराबर कितना हो जाएगा? 180। 180। तो नेक्स्ट, तो फिर एक काम करते हैं, ये नहीं होगा तो दूसरा सोल्व करेंगे भाई। इसको सोल्व करो फिर आप लोग, यानी कि ये नहीं हो रहा, अब सोल्व करने की जरूरत है आप लोगों को? नहीं सर, सीधा ये आंसर होगा, क्योंकि एक गलत हो गया तो, लेकिन फिर भी आपकी कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि आप लोगों को डाउट आ जाता है कि आप लोगों को अपने ऊपर काफी यकीन होता है कि हम तो गलत ही करेंगे, इसलिए 252/9 × 5 -32 + 52, ये 28 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई? 240 -32 यानी कि प्लस का 60 हो जाएगा। कर दिया ना मैंने कबाड़ा। अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 28 × 5 140 ही तो होता है, यहाँ भी 140 ही होगा यार, 240 कैसे होगा? तो ये 80 होगा, ये 200, 200 हो गया ना, 200 हो तो गया भाई। मैं भी सोच यार कुछ तो कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। तो मेरा आंसर सी सही हो जाएगा। देखो छोटी छोटी मिस्टेकें मैं भी कर देता हूँ, इसलिए एग्जाम में ध्यान रखना है। यदि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो यूरिया की अतिरिक्त मात्रा जमा हो जाती है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है बताओ? अरे भाई ये भी बताना पड़ेगा क्या? सूजन हो जाता है? नहीं। गुर्दे का खराब होना? नहीं। गुर्दे की पथरी? नहीं। एरीमिया। ध्यान रखना अगर याद नहीं है तो। सभी पेंसिल रंग है। सभी पेंसिल क्या रंग है? सभी रंग क्या है? पेंट है। कुछ पेंट क्या है भाई? चित्र है, चित्र। अब समझिए, कुछ पेंसिल चित्र है, नहीं गलत बात है। कुछ पेंट रंग है, कुछ पेंट रंग है, बिल्कुल सही है। कुछ रंग पेंसिल है, बिल्कुल ही है। तो यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। नेक्स्ट, सामान्य रूप से एक उदासीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है बताओ? सारक प्लस अम्ल। सारक प्लस अम्ल सब में है, यानी कि लवण होगा और जल होगा। जल गैस नहीं होगा, लवण गैस नहीं होगा, लवण अक्षेप नहीं होगा। मेरा आंसर हो जाएगा लवण और जल। नेक्स्ट, शहर एक की औसत दैनिक वर्षा सप्ताह के दो, पहले 2 दिन 105 होती है, तो 2 × 105 प्लस अगले 3 दिन क्या होती है? 84 × 3। और सप्ताह के अंतिम 2 दिन 49 × 2। ये कितने हो गए टोटल? 110 प्लस 12 और 24 × 1 25, 252 प्लस 98। इसको जोड़ोगे तो ये 250 हो जाएगा, इनकी 360 हो जाएगी। इनकी पहले सप्ताह में टोटल वर्षा 360 हुई, और शहर बी के लिए कुछ सप्ताह वर्षा 455 है। दोनों शहरों को मिलाकर दैनिक औसत दैनिक वर्षा क्या होगी? 455 प्लस 360 को जोड़ दो, और आप एवरेज निकालने के लिए, एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ टोटल नंबर, संख्या टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर और सम ऑफ, सॉरी, टोटल नंबर। ठीक है, देखो 360 प्लस 455 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1015। गलत जोड़ दिया क्या मैं? एक मिनट, 355 थोड़ी, ये कितना होगा? 560 होगा ना, ये मैं क्यों लिख दिया यार मैं? 460 होगा। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं? 350 प्लस 210 होगा ना ये यार, ये तो ये कितना हो जाएगा? 210, ये कितना? 350, 210 560 प्लस 455, तो कितना हो गया भाई? 1015।
तो 1015 टोटल दिन कितने होते सप्ताह में? 7। 7 का तो एक दैनिक पूछा है ना इसने, औसत सप्ताह। देखो तो 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, 3 बच गया, 3 एक 31, इनकी 4 और ये 5, 145। नेक्स्ट सवाल, पृथ्वी की सतह पर रहते हुए जैसे हम भूमध्य रेखा से एन ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो जी का मान क्या होता है बताइए? क्या होता है बताइए? बढ़ता है, बढ़ता है, कहाँ गया? ये रहा। नेक्स्ट, एक घना डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। ओके, घना डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB+BH+HL, यही होता है। ये कितने को दे रखा है? 240। विकर्ण क्या होता है? L² + B² + H² का अंडर रूट क्या होता है? विकर्ण होता है। तो L बराबर, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि L² + B² + H² बराबर कितना दे रखा है? इसका स्क्वायर, यानी कि 121। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? L+B+H का मान चाहिए। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, A+B+C का होल स्क्वायर बराबर A² + B² + C² + 2AB+BC+CA। कि ये चीज सेम नहीं है? यहाँ अगर मैं इसको L+B का होल स्क्वायर, यानी कि L+B का होल स्क्वायर लिख दूं, L+B+C का, सॉरी, H का होल स्क्वायर लिख दूं, तो ये आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे तो 121 प्लस इसकी जगह देखो ये सीधा मान रख दो 240। कितना हो जाएगा भाई? 361। 361 किसका वर्गमूल है भाई? 19 का। तो मेरा क्या हो जाएगा? L+B+H बराबर 19। नेक्स्ट, मनोज ने एक मैराथन में भाग लिया। उसने स्टार्टिंग लाइन से दक्षिण की ओर दौड़ना शुरू किया, यानी कि जहां भी ये लाइन है उसने दक्षिण की ओर दौड़ना शुरू किया। दक्षिण किस साइड है? इस साइड उसने दौड़ना शुरू किया। ओके सर। अब वो 5 किलोमीटर पहुंचता है। 5 किलोमीटर तक पहुंचने पर, 5 किलोमीटर तक पहुंचा और उसने बाय टर्न ले लिया। बाय टर्न इधर होगा और 10 किलोमीटर दौड़ा, 10 दौड़ा। उसके बाद वो दाया टर्न लेता है और 5 मीटर दौड़ता है, 5 किलोमीटर दौड़ता है। ठीक है, बाद वो अपने दाएं मुड़ जाता है और 15 दौड़ता है। दाएं मुड़ा और 15 दौड़ा, फिर दाएं मुड़ा और 5 दौड़ा, फिर बाएं मुड़ा। ए यार, ये तो बहुत गलत जगह पे बन गया। इसका मतलब यहां से बनाइए, दक्षिण की तरफ गया, 5 दौड़ा। थोड़ा छोटा करो ना इसको, 5 को थोड़ा सा छोटा करो। 5, फिर बाएं मुड़ा, 10, 10 जोड़ा, फिर दाएं मुड़ा, 5 दौड़ा, फिर दाएं मुड़ा। यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो 5 ही दौड़ेगा ना, ये 5 दौड़ा, फिर बाएं मुड़ा और 5 दौड़ा, फिर बाएं मुड़ा और 10 दौड़ा। फिनिशिंग लाइन पर पहुंचा और स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग लाइन यहाँ है, तो किस दिशा में होगी भाई? तो गलत बन गया है क्या? क्योंकि उत्तर मैंने जो निकाला वो दक्षिण पूर्व निकाला और दक्षिण पूर्व कहीं है ही नहीं, तो इनकी कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसी हो गई, तो दोबारा बनाना पड़ेगा। तो गड़बड़, दक्षिण की ओर दौड़ना पड़ा, आरंभ किया 5 किलोमीटर दौड़ने पर। यहाँ 5 किलोमीटर दौड़ा, बाएं मुड़ा, यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो 10 किलोमीटर यहाँ मुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वो दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर दौड़ा, 5 किलोमीटर दौड़ा। वो अपने दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया। ठीक है, अब दाएं मुड़ेगा तो इस साइड मुड़ेगा। ठीक है, और 15 किलोमीटर दौड़ने के बाद, अच्छा 15 किलोमीटर दौड़ा है तो इधर निकल जाएगा ना यार, मैंने गलती यहाँ कर दी थी। फिर दाएं मुड़ा, अब यहाँ से दाएं मुड़ा भाई, दाएं, तो 5 यहाँ आ गया, वापस यहाँ आ गया। ओके, अब वो बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। इनकी बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर 10 चलता है इनकी। अब एक बताओ, ये उत्तर, ये दक्षिण था, तो ये उत्तर, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मेरा आंसर अब सही बना है। निम्नलिखित में से कौन पारा क्लोराइड खनिज है बताओ?
क्या है? फिनोल है, बेंजीन है, केलोमेल है या क्लोरेमाइन है? बताओ। तो ये होगा कौन सा? केलोमेल। चलो इसको फटाफट कर दो। 71 प्लस ए का मतलब प्लस है, 3 बी का मतलब इंटू है, 2 सी का मतलब माइनस है, तो 6 बी का मतलब इंटू है, और ये 65, और डी का मतलब भाग 13, सी का मतलब माइनस 7 और बी का मतलब 4। तो ये कितना हो जाएगा? 6, इनकी 70। ये 6, अगर ये 6 आएगा तो ये तो 77 जोड़ दो, 77 माइनस 6 इंटू, ये 5 बार जाएगा, 5 माइनस 28, तो ये 30 हो जाएगा, माइनस 30 और माइनस 28 माइनस 58, तो 19 बच गया। नेक्स्ट, एलोरा गुफाएं कहाँ है? सबको पता है, महाराष्ट्र में एलोरा गुफाएं। यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? औसत 5, 5 दे रखा है, इनके ओड नंबर दे रखा है, तो आप लोगों को पता है कि मिडिल टर्म ही आपकी औसत होती है, इनकी 17 सबसे मिडिल टर्म होगी। दो इधर होगी, दो इधर होगी, तो अगली दो संख्या विषम कौन सी होंगी? बड़ी संख्या पूछी 19 और 21, और इधर कौन सी होगी? 15 और 13। तो मेरी सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो 21 आंसर हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट करने का तरीका है। बाकी आप लोग ऐसे नहीं करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जैसा मैंने पिछले में बताया था, एक्स प्लस एक्स मान लो सबसे छोटी संख्या, फिर एक्स प्लस 2 मान लो, फिर एक्स प्लस 4 मान लो, सबको जोड़ दो और 17 इंटू 5 कर दो, 85 कर दो, आपको वहीं से भी आंसर मिल जाएगा। एक पहिया 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 4000 चक्कर लगाता है। अब देखो पहिए की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि पहिया एक चक्कर में अपनी पूरी परिधि को कवर करता है, इनकी परिधि 2 पाई आर होगी, इनकी मुझे आर निकालना है, 2 पाई आर का मान चाहिए। ये बोल रहा है 60 किलोमीटर चक्कर है, इनकी 60,000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, अपॉन 4000 चक्कर। एक चक्कर निकालना है कुल मिला के, जो मेरी परिधि को कवर कर रहा है, तो एक चक्कर का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 15 मीटर, यानी कि 2 पाई आर बराबर 15 मीटर आ जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 बराबर तो 15, तो ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू 7 अपॉन 44, तो ये कितना हो जाएगा? 15 7 105/44, तो 44 दो 88, 88 पॉइंट कुछ, 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट कुछ, 2 पॉइंट कुछ, 2 पॉइंट कुछ। नेक्स्ट, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में इतने इतने विकेट लिए, तो जानकारी के अनुसार बहुलक क्या है? देखो बहुलक, सब आप लोगों को पता है कि बहुलक कौन क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ। मैंने सबसे पहले जीरो देखा, जीरो कितनी बार रिपीटेड है भाई? एक, और ये दो, तीन, 3 बार रिपीटेड है। 5 कितनी बार रिपीटेड है भाई? 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, ये 3 बार है, तो ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि ये बराबर आ गए, हटा दो। दो कितनी बार रिपीटेड है भाई? एक, दो, तीन, 4 बार, 4 बार। तीन कितनी बार रिपीटेड है? एक, दो, 2 बार। यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा? दो। जिस दो आंसर, यानी कि ये सबसे ज्यादा बार रिपीटेड दो है, कितनी बार? 4 बार। निम्नलिखित में से जो एलिमेंट संयोजकता का सही युग्म कौन सा है? बोरोन की संयोजकता क्या होती है? बोरोन की संयोजकता 3 होती है, और फ्लोरीन की 1 होती है। दोनों गलत दे रखा है, तो दोनों नहीं होंगे फिर। नेक्स्ट, एक ट्रेन एक समान चाल से चल रही है, 35 सेकंड में 340 मीटर की लंबाई और 38 मिनट सेकंड में 460 मीटर की लंबाई के पुल को पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या है? बताइए। मैं क्या बोलता हूँ, ट्रेन अगर किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है तो वो खुद की लंबाई को पार करती है, लेकिन वो किसी दूरी को पार करे, इसने साफ साफ बोला है कि 340 मीटर की लंबाई की ट्रेन वाले को पार कर रही है। तो एक बार बताइए, 35 सेकंड में अगर 340 प्लस जो भी ट्रेन होगी एक्स होगी, उसकी लंबाई एक्स को पार कर रही है 35 सेकंड में, उसी तरीके से 38 सेकंड में कितनी? 460 अटे, और ये एक्स को पार करेगी। तो ये जो 3 सेकंड एक्स्ट्रा लगा, ये किसकी वजह से लगा? ये 3 सेकंड एक्स्ट्रा किसकी वजह से लगा बताओ?
क्योंकि इसने ये यहाँ 340 को पार कर रही थी, यहाँ 460 को पार कर रही है। जो 120 मीटर एक्स्ट्रा लगा ना, इसी की वजह से 3 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, यानी कि 1 सेकंड में वो कितना पार कर रही है, 40 मीटर। अब 40 मीटर को, अब एक बार बताओ, 40 को आप लोग क्या करते हो, ये तो मीटर प्रति सेकंड में है, तो आप लोग घंटे में बदलने के लिए 18/5 करते हो, तो 5 8 बार जाएगा, तो 18 8 144 घंटे प्रति घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 मिनट हो गए क्या? 55 मिनट में 50 ही क्वेश्चन किए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। मानव फेफड़ों में कितनी पालियां पाई जाती है, बताइए? 5। इंग्लिश में क्या बोलते हैं पालियों को? लोब्स आर फाउंड, लोब्स। नेक्स्ट। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, बताओ? दूध आते ही आप लोगों के सामने क्या चीज आ जाती है? लैक्टिक। व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले और बाद में एक अक्षर है, इनकी एक अल्फाबेट है? प्रतीक ढूंढना है, फिर दोनों तरफ अल्फाबेट ढूंढना है। प्रतीक ढूंढा, प्रतीक ढूंढा, ये प्रतीक रहा, और दोनों तरफ अल्फाबेट, एक ये हो गया प्रतीक है, लेकिन नंबर ये है। प्रतीक है, ये प्रतीक है और अल्फाबेट भी है, दूसरा ये हो गया। और ये प्रतीक है, दोनों तरफ संख्या है, इनके दो ही आंसर होगा। नेक्स्ट। बी ऐसे 20% देखिए, मैं क्या मानता हूं कि मैंने बी और ए बनाया, ए है ना, 20% को 1/5 लिख सकते हैं। अगर ए 5 है तो बी कितना है, 6 है सर। अब ये बोल रहा है सी बी से 25% अधिक है, यानी कि 1/4 लिख सकता हूं। अगर सी बी 4 है तो सी 5 होगा, इनकी 25% अधिक। लेकिन इसको एक काम करो, इसका 25% इनकी 5/4 कर दो, तो कितना हो जाएगा? इनकी सी मेरा 7.5 होगा, क्योंकि ये 1.5 इंटू 5, तो 7.5, यानी कि सी का मान 7.5 आ गया। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि 7.5 नहीं है, सी का मान 330 है। 7.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 15/2। 15/2 का मान 330 है। मुझे ए का मान चाहिए, ए कितना है, 5 का मान चाहिए, तो 330/15 इंटू 2, इंटू कितने का मान चाहिए, 5 का, तो 5 से 3 बार गया, 3 से 110 बार गया, तो मेरा कितना आ जाएगा, 220 आंसर। नेक्स्ट सवाल। क्लोरोइथिन का सामान्य नाम क्या है, बताओ? क्लोरोई क्लोरोइथिन का सामान्य नाम बताइए। विनाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, बताइए। विनाइल क्लोराइड है भाई क्लोरोइथिन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस किस नियम से पानी में तैरना संभव है, बताइए? ये तो बच्चे बच्चे को पता है, बताने की जरूरत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये प्रक्रिया माइक्रोबियल कोशिकाओं को निर्जलित करने के लिए प्लाज्मोलिसिस का उपयोग करता है, जिससे वे नष्ट हो जाती है, बताओ कौन सी प्रक्रिया है? यार ये कौन सी प्रक्रिया है, छोड़ दो इसको, फिर छोड़ दो, ये तो। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? सबको पता है ओवम होती है। यदि ए बी से 25% कम है, 25% का मतलब 1/4। अगर बी 4 है तो ए कितना है, 3 है, तो बी का मान 4 हो गया, 2 × 4 -1 अपॉन, सॉरी 3 -3, 5/4 हो गया। क्या कर दिया मैंने, 5/4 हो रहा है क्या? मैं तो गधा ही आदमी हूँ ना। देखो यहाँ 3 है तो 3 ही होगा ना।
5/3। आधुनिक आवर्त सारणी का कौन सा आधार कौन सा है बताइए। सबको पता है आधुनिक आवर्ती का ये आधार परमाणु क्रमांक के परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट, 42 से 254 जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा बताइए। अगर ये 5 के मल्टीप्लाई के 6 के मल्टीप्लाई करीब नहीं है, 42 × 6 करूंगा, 6×2 = 12, 24×1 = 25, 252 + 4 200। ओके, अब क्या यही चीज यहाँ पे लागू होगी, यानी कि अगर मैं 651 में ये 6 का तो भाग जाएगा ही नहीं, तो यानी कि ये लागू होगा ही नहीं। अब मैं 42 कैसे निकालू, कैसे लाऊं फिर, अब बताइए। क्योंकि 254 से 42, 2 × 5 एक क्या हो गया भाई, रुक जा मेरे भाई। हाँ, अब दोबारा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर, ये भाई क्या चाह रहा है यार तू, 1 मिनट इसको, 1 मिनट बस। अब सही चल गया, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं, 2 × 5 × 4 तो कितना हो जाएगा, 5×2 = 40, 40 + 2 है, 6 × 5 × 3 कितना हो जाएगा, 56×30 = 90, 90 + 2 इनकी 92 है ऑप्शन में कहीं भी, बिल्कुल है। तो ये लॉजिक है कि इनके जो संख्या है इनको आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, +2 किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी किसमें लिखी गई है। सबको पता है कि अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई है, तो ये पूछ रहा है ये जो ये पुस्तक है ना किस पर आधारित है, ये व्याकरण पर आधारित है। ये तो बहुत रिपीटेड सवाल है, सब बच्चों को आना चाहिए। सुरक्षा बलों ने संयुक्त आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन नादिर कहां शुरू किया है बताइए। ऑपरेशन नादिर ये नहीं पता मुझे भी। 7 लड़के राम सुनील सुन, ठीक है, गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, केंद्र के मोर मुख करके 7 लोग, मैं 7 बना देता हूँ पहले, 4, 5, 6 और 7। ओके सर। राज अमन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अमन ये मैंने माना, अमन और राज दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, राज यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है सर। सुनील अमन के बाएं से तीसरे स्थान पर है, सुनील, तो सुनील यहाँ बैठेगा, यहाँ बाएं तीसरे स्थान पर देखिए, ठीक है। अमन, सॉरी, राम अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इनके राम इधर नहीं आएगा, राम इधर नहीं आएगा, ये सॉरी अमन का नहीं है ना, तो राम इधर नहीं आएगा, राम इधर नहीं आएगा, इन दोनों में से एक पे आएगा। अमित राम के दाएं दूसरे स्थान पर है। अगर मैं राम को यहां बिठा दूंगा तो अमित को यहां बैठना पड़ेगा अमन की जगह, तो कैसे बैठेगा, तो राम को मुझे यहां बिठाना पड़ेगा और अमित को यहां बिठाना पड़ेगा दाएं दूसरे स्थान पर। राहुल अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अगर राहुल अमित का नहीं है तो राहुल यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ कौन बच गया, राम आ गया, सुमित आ गया, सुनील आ गया, राहुल आ गया, राज आ गया, अमन आ गया, अमित आ गया, बच कौन गया बे, सुमित बच गया ना, सुमित। अरे भाई क्या हो रहा है यार, तो यहाँ कौन आ जाएगा, सुमित। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्या पूछा है, सुमित के बाई से तीसरा, सुमित के बाई तीसरा कौन है, राम। तेरी बंजारन रास्ता देखे कब
सुना है ना आप लोगों ने? वो कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की प्रतिक्रिया को बढ़ाता है, बताओ? सबको पता है, एक एक बच्चे को पता है। इंग्लिश में भी देख लीजिए आप थोड़ा सा। क्यों भाई? क्रिश का सुनेगा गाना? इनहेंस का मतलब ही बढ़ाना होता है भाई, इनहेंस का मतलब हिंदी में बढ़ाना ही होता है। तो मेरा सीधा इनहेंसर हो जाएगा, और हिंदी में इसका मतलब प्रवर्धक। 1250 रुपए की राशि पर टी वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 5625 रुपए का ब्याज अर्जित किया होता है। यदि ब्याज दर 7.5 है तो टी का मान क्या? देखो, इसको अगर आपको 5 सेकंड में उड़ाना है तो एक सबसे बढ़िया चीज देखना, समझते जाना। मैं क्या कहता हूँ कि 12,500 मूलधन है और 5625 क्या है, ब्याज है। अगर मैं इसका 50% करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6,250, यानी कि 50% कितना हो जाएगा? 6,250। और मैं 50% तक जाने के लिए कितना, 7.5 को कितने से, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 वर्ष से ऊपर, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 50% से कम है। 50% से कितना कम है? थोड़ा ही मतलब ज्यादा, 5-10% कम है। 1250 घटा दूं, यानी कि 40 से भी ऊपर है। तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 40 से ऊपर आएगा, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 40 से कम आएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। आंसर मेरा 6 वर्ष हो गया। ये हो गया आपका सोचने का तरीका, जो आप एग्जाम में कर सकते हो। बाकी अगर आप नहीं सोच पाते हो तो फिर करो बाय ऑप्शन से, पी इंटू आर, इनके 15/2 कर सकता हूँ, इंटू टी, और अपने को चाहिए मूलधन, सो ब्याज कितना, 5625। अब कर दो डबल जीरो से डबल जीरो, 15 से काटो इसको, 15 से, 5625 से ना, 15 एक 15 तिया, और ये कितना, 11 बच गया, 2 यानी कि 7, और ये 5, 375, ये 3 बार गया। तो टी बराबर 3 × 2 यानी कि 6 वर्ष। देखो ये ऐसे भी 6 वर्ष आ गया। इजी सवाल है दोनों तरफ से। अंडे का निषेचन जिस स्थान में होता है वो क्या कहलाता है, बताइए? वो कहलाता है भ्रूणकोश। बीमारियां वे जो किसी विशेष जाति में हमेशा मौजूद रहती है, बताओ? सबको पता है, ये तो भाई एक एक बच्चे को पता है। जो विशेष जाति में यानी कि मौजूद रहती है, हमेशा मौजूद रहती है भाई, इसे एंडेमिक बोला जाता है, एंडेमिक। अगर पेंडेमिक कब होता है? पेंडेमिक जब होता है कि जब पूरे वर्ल्ड की बात हो रही हो। जो महामारी, क्या महामारी का मतलब होता है, जो पेंडेमिक होता है ना, महामारी को पेंडेमिक बोलते हैं ना, पेंडेमिक, ये जब पूरे वर्ल्ड की बात हो तब पेंडेमिक होता है। सोल्व करिए आप लोग इसको। सबसे पहले इसको 4/5 में भाग दो, किसका भाई? 5/8 का इनके उल्टा कर दो, -7/5 +2 ऑफ, सबसे पहले कोष्टक सोल्व होता है, 3/2 इंटू 5/4 कर दो, उल्टा कर देते हैं भाग देने पर। तो ये कितना हो गया? 15/8, यही सोल्व कर दिया मैंने। तो 4/5 तो कितना हो जाएगा ये? 32/25 -7/5 +2/15 इंटू 15/8, 15 से 15 7। तो अब ये कितना हो गया? 32/25, इसका एलसीएम 100 ले लेता हूँ मैं, 100। तो ये 4 बार गया तो 64, 128, ये 20 बार गया, 5 से 20 बार, तो 20, 140, +4 इनकी 400। कितना हो गया भाई? हाँ। अरे 4 से 25, 25 ही होगा ना, 1/4 था ना, ये यहाँ पे 1/4 था, 1/4। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो कितना हो गया भाई? 25, 153, 13/100, 13/100, 13/100, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
राहुल बेरी बेरी से पीड़ित है, उसमें किस चीज की कमी है? सबको पता है बेरी बेरी किस विटामिन से होता है, B1 से। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हवा में उपस्थित जल वाष्प को द्रव जल में परिवर्तित किया जाता है, सबको पता है। अब मैं ये बार बार क्या ही बोलूं, संघनन। तो बड़े बड़े इजी सवाल है भाई। भारत द्वारा वेव 2025 में किस देश को आमंत्रित किया गया है? अभी शायद किसके मॉक करवा रहा था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। चिली को। किसको? चिली को। एक चुंबक के आसपास का क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? बताओ। इसे क्या कहा जाएगा? इसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाएगा। जिस क्षेत्र में भाई चुंबक का अनुभव करेगा, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाएगा। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं? एक, मैं कहता हूँ, 5वीं से लेकर जो भी बच्चा पढ़ता होगा सबको पता होगा, जड़त्व का नियम, गति का पहला नियम। चार संख्याएं दे रखी है जो क्रमशः 3:1, 7:5 में है। इन चारों का योग 336 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग, पहली और चौथी संख्या का इनके 8 का। सबसे पहले जो भी आएगा 8 का मल्टीप्लाई आएगा। सबसे पहले चेक करो 8 का मल्टीप्लाई कौन सा है। ऐसे सीधा क्वेश्चन है, 8 का मल्टीप्लाई चेक करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे ये 8 का मल्टीप्लाई नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही आंसर हो जाएगा। क्यों नहीं है सर? क्योंकि 8 में 4 आता है, ये 42 में 4 का भाग जाएगा नहीं, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। इसलिए मैंने इसे चेक कर दिया। फास्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। अब फास्ट नहीं कर सकते तो जोड़ो भाई। 4, 7, 11 और 16। 16x बराबर 336 हो गया। 16 2 32 और 2 1, यानी कि 8 का मान ज्ञात कीजिए। 8 इंटू 21, 8x का मान बस, तो 168 ही होगा। ऐसे भी कर सकते थे, दोनों तरीके से इजी पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक बार अगर ऐसी चीज हो तो मल्टीप्लाई चेक कर लिया करो। देखो मल्टीप्लाई ये सब चेक करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, जो अच्छे से पढ़ा होगा ना उसी के बस की बात होती है। तो बाकी लोग बेसिक पे ध्यान दीजिए। 15 और 13 है -2, -2 तो 7 आएगा, जी आएगा, सब में जी है। 10, 12, 14, 16 और 18, 18 पे आर आएगा, ये नहीं होगा। 25, 23, 21, 19, 17, 17 पे क्यों आएगा? 76 में ए। नेक्स्ट सवाल। धातु के एक गोले की त्रिज्या 3 मीटर है और इसे पिघलाकर 0.1 मीटर के एक समान वर्ताकार खंड के एक तार के रूप में बना दिया जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, तार का मतलब बेलन की तरह। ठीक है। गोले का फॉर्म, आयतन, देखो कोई भी चीज किसी चीज से बदली जाती है तो आयतन लिया जाता है। सीधी तरीके से याद रख लो, आयतन लिया जाता है, कोई भी चीज बदली जाती है। तो सर ये क्यों लिया जाता है? आयतन क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी चीज, जैसे मान लो 1 किलो की कोई चीज है, उसका आयतन 1 किलो है। अगर उसको आप कहीं भी, मान लो कोई लोहा है, उसका आयतन 1 किलो है। अब आप लोहे को बना के हथौड़ा बना दो, चीनी बना दो, सॉरी वो क्या बोलते, चीनी नहीं, उसको क्या बोलते यार, अब छोड़ो उसको, चलो फावड़ा बना दो, गेती बना दो, कुछ भी बना दो, 1 किलो से, 1 किलो लोहे से 1 किलो की ही चीज बनेगी। इनकी आयतन चेंज होता है इस वजह से। इसलिए गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर किसके होगा? बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच के। पाई से पाई चला जाएगा, 4/3 इंटू आर कितना है? 3 इंटू 3 बराबर आर कितना है? 0.1 इंटू 0.1 और एच मुझे ज्ञात करना है। 0.1 को मैं 0 पॉइंट हटा दूंगा तो 10 कर दूंगा, इधर भी 10 कर दूंगा। 3 से 3 चला जाएगा, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, तो 36 इंटू 10 बराबर एच, तो ये कितना होगा? 3600। एच बराबर 3600 हो गया। 3600, अच्छा किलोमीटर में पूछा है ना, तो 3600 तो मीटर हो गया। अब किलोमीटर में किसका भाग देते हो? 1000 का। 00 इनकी 3.6 किलोमीटर। नेक्स्ट, 64 रुपये
₹6400 की एक धनराशि तो 2 वर्षों में 10% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताओ। साधारण ब्याज 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 × 10 यानी कि 20%। और चक्रवृद्धि ब्याज सबको पता है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 21%। तो कितने का अंतर है, 1% का अंतर है। 1% का मान मुझे चाहिए 6400 का 1%, 00 यानी कि 64 रुपए। बड़ा सीधा सवाल। नेक्स्ट, के क्यू जे जेड को डी, देखो के 11 पे आता है, ये 17 पे आता है क्यू, और ये 10 पे आता है, 26 पे आता है, ये 4 पे आता है, 14 पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 15 पे आता है। बताइए। +4 +4 +4 +4, क्या ये लॉजिक सब में बैठ रहा है? बिल्कुल इसमें भी देखिए। पी कितने पे आता है, 16 पे, 3 पे, 8 पे और 22 पे। +4 इनकी 26, +4 यानी 12, 7 और ये 20। 22 पे 20, सॉरी 26 पे जेड आता है, 12 पे एल आता है, 7 और टी, जेड एल जी टी, जेड एल जी टी। नेक्स्ट, प्रतिरोध 20 ओम का एक विद्युत लोह 5 एम्पियर की धारा ग्रहण करता है, 30 सेकंड में उष्मा का प्रवाह होगा। बताइए। उष्मा का प्रवाह निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बताता हूँ। H बराबर I का स्क्वायर इंटू R इंटू टी। आई मेरे को दे रखा है 20 ओम, सॉरी आई तो इधर दे रखा है ना 5 एम्पियर, सॉरी 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 5 एम्पियर दे रखा है, और प्रतिरोध यानी कि मेरे को R दे रखा है 20। तो आई बराबर 5, तो H बराबर कितना होगा, 5 का स्क्वायर इंटू 20 और टाइम 30 सेकंड दे रखा है। तो ये 25 इंटू 20 इंटू 300, तो ये कितना हो जाएगा, 25 500 इंटू 30 यानी कि 15,000। 15,000 को कैसे लिख सकता हूँ, देखो 1.5 में है, अगर 1.5 करूंगा तो यानी कि 1.5, तो ये कितना हो जाएगा, 4 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ। यानी कि 1.5 इंटू 10 की पावर 4 जूल, ये रहा। एक जीरो पे एक लिखते हैं पावर में, 2 जीरो पे 2, 3 जीरो पे 3। देखो 3 जीरो तो पहले ही थे इसमें, अब मुझे 15 से 0.5 बनाना था, तो मुझे 10 का और भाग देना पड़ा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चों के जन्म के बाद दूध उत्पादन को उत्तेजित करता है, बताओ। ये कहता है प्रोलैक्टिक, प्रोलैक्टिन। जैसे मैं आपको पहले ही बताया हूँ, आज फिर बता देता हूँ, जब भी दूध दही इन चीजों का आता है तो इनमें लेक्ट आता ही आता है, लेक्ट आता ही आता है। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ट्रिक मान के इसको याद कर लेना। यदि संख्या 5317846 में प्रत्येक विषम संख्या में 2 जोड़ा है और प्रत्येक सम संख्या में 1 घटाया जाता है, इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक का योग। पहले विषम में 2 जोड़ा जाएगा, तो 7 5 3 9, और सम में कितना घटा जाएगा, 2 घटा 1 घटाया जाएगा, यानी कि 7 3 5, ये 3 संग ये सम। ओके, इसमें बोल रहा है कि बाएं से दूसरे, बाएं से दूसरा कौन है, 5, और दाएं से दूसरा कौन है, 3, यानी कि 5 + 3 का मान कितना हो जाएगा, 8। नेक्स्ट, रासायनिक प्रतीक पी का अर्थ क्या है। भाई पैलेडियम को कैसे लिखते हो आप लोग, पैलेडियम को पीडी लिखा जाता है, पोटेशियम को के लिखा जाता है, और फास्फोरस को पी और पोलोनियम को पीओ। तो इसने पूछा पी का अर्थ फास्फोरस, पोटेशियम मत कर देना, पोटेशियम को के लिखा जाता है, ये बहुत सारे गलती कर देते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में, पहले तो बताओ विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजोन सर, अमेजोन नदी, अमेजन सर, अमेजोन नदी, अमेजन नदी कहाँ है भाई, बताओ। दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, एसिटिक अम्ल कहाँ मिलता है,
पहले तो ये देखो, सिरका सार आलू में कुछ, नींबू में तो नींबू में ही मिलेगा। गलती, अच्छा एक मिनट, सॉरी सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। सिरका भी अम्ल होता है और नींबू भी अम्ल होता है, दोनों अम्ल होते हैं। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? वो नींबू नहीं है, एसिटिक अम्ल का सिरका है, सिरका। जो एसिटिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है? सिरका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है श्रीलंका मित्राभूषण। कौन सा? श्रीलंका मित्राभूषण। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य गण्य है? ये नहीं पता यार। यदि रोहित, देखो नहीं पता, लेकिन क्या कुछ लॉजिक, क्या तुक्का लगाया जा सकता है? देखते हैं कहाँ गया, क्योंकि इसमें तुक्का भी कैसे लगाओगे, सब राज्य अलग अलग है, छोड़ो फिर इसको। यदि रोहित अकेले 32 दिनों में कार्य कर सक किसी कार्य को 32 दिन में एक मिनट, रोहित अकेले 32 दिनों में किसी कार्य का एक चौथाई भाग कर सकता है, तो रोहित पूरे कार्य को एक चौथाई एक चौथाई करने में 32 दिन लग रहे हैं, तो 4 करने में कितना लगेगा? 68, सॉरी 128, 128 दिन, 32 का 4 गुना। एक निश्चित कूट भाषा में वेंट को ये लिखा जा सकता है, कौन को ये लिखा जा सकता है, टायर को ये लिखा जा सकता है, ओट्स को ये लिखा जाता है। ओके, तो ओ ए आई का मतलब ये 23 पे आता है, 5 पे आता है, ऐसा कुछ लॉजिक बन नहीं रहा, तो मुझे क्या लगता है ना, वो कोडिंग वाला सवाल है। ओ का कोड क्या है? ओ का कोड, ओ यहाँ भी है और ये ओ यहाँ भी, इन दोनों में कॉमन क्या है? 8 है सर, 8 8। तो इनकी एक तो 8 आएगा, इसमें 8 नहीं है और इसमें 8 नहीं है, इन दोनों में 8 है, ठीक है। ए कहाँ है भाई? ए यहाँ है, लेकिन ए निकालने के लिए मुझे, अब किसी ए नहीं है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? ओ का मुझे मिल गया, तो टी और एस का भी निकालना पड़ेगा। टी यहाँ है, तो यहाँ 2 और 3 और 0 में से कितना होगा? 2 यहाँ है, तो 2 भी हट गया, 2 हट गया, और कौन हट गया? टी हट गया, तो टी हट गया भाई, टी हट गया। अब कौन बचा भाई? एस और ए बच गया, मुझे ए का चाहिए तो एस निकालना पड़ेगा। एस कहाँ है भाई? एस नहीं है, यानी कि अगर एस नहीं है तो ए का कोड क्या हो सकता है? ए का कोड 3 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। देखो, अगर आप जाओगे, अब आगे जाओगे समझना, 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। आपने ऑप्शन देखा, 0 तो इसमें भी नहीं है, 0 तो इसमें भी नहीं है, दो तो मेरे पास पहले ही जा चुके थे, तो यानी कि मेरा कोड क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगी, इनकी 3, ठीक है। अब मुझे आई का कोड चाहिए, आई का। अगर मैं यहाँ से ई का कोड निकाल लूँ, ये देखो ई का कोड, दोनों में कॉमन क्या है? 465, 465 में क्या है? 6 कॉमन है, इनकी 6 होगा नहीं। अगर 6 नहीं हुआ तो अब बताओ कौन सा बच गया? 5 ही बच गया, एक ही ऑप्शन बच गया। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से टैकल करो भाई, सबसे बेस्ट तरीका। स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम होता है, कौन सी स्थिति में बताइए? जो निम्न आर्द्रता, नहीं, जो उच्च आर्द्रता होती है उसमें वाष्प उत्सर्जन कम होता है, ठीक है। जहां उच्च आर्द्रता होगी, जहां ज्यादा गीला होगा, वहां उस वाष्प उत्सर्जन कम होगा, ठीक है। इनके बीच अंतर कितने का है? -5, -10, -20, तो ये कितना होना चाहिए? माइनस, ये दुगुना है, ये दुगुना है, तो -40 होना चाहिए। तो ये कितना है? 746। 746 तो नहीं है ऑप्शन में, इनकी ये लॉजिक नहीं बैठेगा फिर तो। -5, -10, तो यहाँ -15 करके देख लो, -35, तो ये कितना हो जाएगा? 752। क्या 752 ऑप्शन में है? ये रहा, तो इनकी लॉजिक यही बैठ रहा है। नेक्स्ट, संख्या 8, 2, 6, 1, 4, 3, सॉरी 1, 4, 7, 9, ऐसे कितने अंक अपरिवर्तित रहेंगे जब इनको सही आरोही क्रम में लिखा जाएगा? बताओ, ये क्या कह रहा है कि 8, 2, 6, 1, 4, 7, 9 आरोही क्रम में लिख दो, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9। अपरिवर्तित कितने रहे भाई? तो ये अपरिवर्तित रहा और एक ये रहा, दो ही रहे, दो। नेक्स्ट,
दो संख्याओं 16 और 20 के एचसीएफ, 16 और 20 का एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें भी इसको 4/4 लिख सकते हैं, इसको 4/5 लिख सकते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा क्या हो गया? 4। और इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, तो 4 इधर ले लिया और एक 4 ये और एक 5 ये, इनकी 4 और इनके बीच अनुपात पूछा है, तो 4 इंटू 4 इंटू 5, ये इनके 4 से 4 चला गया तो 1/20 आ जाएगा। या फिर ये भी कह सकते हो 4 और 20, 80 का रेशो कितना होता है? 1/20। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन में अभिक्रिया करके अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? सबको पता है अमोनिया कैसे प्राप्त किया जाता है, हेबर विधि द्वारा। कोडुंग कोडुंगलूर बर्नी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताओ यार, ये तो पता है कि सूर केरल में मनाया जाता है, लेकिन कहाँ मनाया जाता है? त्रिशूर, पलक्कड़, कोझिकोड, रहने दो, फिर इसको छोड़ दो। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? बताओ। ये क्या है? आयुष मंत्रालय ने। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता? बताओ किसका परिवर्तन नहीं होता? 97। तरंग दैर्ध्य बदलती है, तीव्रता बदलती है और वेग बदलता है। आवर्ती है जो नहीं बदलती एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर। तो 100 क्वेश्चन भी होने वाला है क्या? चलो छोड़। 6 व्यक्ति STUV, चलो इसको बाद में करेंगे, पहले बाकी के 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो हो ही जाएगा ना तब तक, वैसे 4 मिनट है। वी शीर्ष मंजिल पर है, वी 8वीं मंजिल पे, 8 लोग, कितने लोग हैं भाई? 6 व्यक्ति और 8 मंजिल पर रहते हैं, इनकी व्यक्ति 6 और 8 मंजिल है। ये तो संभव गब्बर, ये तो अन्याय हो गया भाई। सांबा कितने व्यक्ति थे? 2 लोग थे सरदार, लेकिन जगह तो एक ही है। 8 लोग है, सॉरी 6 लोग है, लेकिन 8 जगह है। ये कह रहा है 20 मंजिल पर रहता है, वी यहाँ रहता है, ठीक है। डब्ल्यू वी से 3 मंजिल नीचे रहता है, 3 मंजिल इनके, डब्ल्यू यहाँ रहेगा। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, इनके डब्ल्यू को यहाँ रहना चाहिए, ठीक है। 3 मंजिल नीचे, 1 मंजिल ये हो गया, 1 2 3, ठीक है। 3 मंजिल डब्ल्यू यहाँ रहता है, डब्ल्यू 5वें पे रहता है। अभी तो इसने सही पूछा है। अच्छा, कौन ऊपर से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता? ओके, तो गलत पूछा है तो सारे सोल्व करने पड़े। एस उस मंजिल पर रहता है जो डब्लू के नीचे, डब्लू के रहने वाले मंजिल के ठीक नीचे रहता है, यानी कि एस यहाँ रहेगा। डब्लू की, ये क्या कहना चाह रहा है कि सीधा सीधा यही कहना चाह रहा है कि डब्लू के नीचे रहता है एस, घुमा फिरा के बेवकूफ बना रहा है। टी डब्लू के ऊपर मंजिल पर रहता है, टी डब्लू के, अब डब्लू से ऊपर मंजिल पर रहता, ऊपर मंजिल पर रहता है, लेकिन ये कह रहा है लेकिन डब्लू जिस मंजिल पर रहता है उसके ठीक ऊपर नहीं, यानी यहाँ नहीं रहेगा तो यहाँ रहेगा। कौन? टी, बिल्कुल सही। यू और एक्स के बीच एक खाली तल है, अब यू और एक्स के बीच, अब देखो यहाँ यू एक्स आ नहीं सकता, यही जाएगा, लेकिन यू आएगा ऊपर या एक्स आएगा अभी नहीं पता। एक्स एक्स है ना, डब एक्स एक्स है ना, एस के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रहता, इसके ठीक ऊपर भी नहीं रहता, नीचे भी नहीं रहता, तो एक्स यहाँ रहेगा। तो यहाँ कौन आ जाएगा? फिर यू आ जाएगा और इनके बीच खाली स्थान रह जाएगा। 6 लोग बैठ गए, 2 खाली स्थान रह गए। अब अब देखो, कौन सा कथन निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता? जिस मंजिल पर टी रहता है उसके ठीक नीचे मंजिल पर कोई नहीं रहता, ये बात बिल्कुल सही है। टी रहता है, नीचे कोई नहीं। डब्लू यू के नीचे एक मंजिल पर रहता है, डब्लू यू के नीचे नहीं रहता। देखो, एक व्यक्ति यू और वी के, डब्लू के बीच रहता है, एस रहता है, बिल्कुल ये भी सही है। एक सबसे निचली मंजिल पर रहता है, इनकी ये भी सही है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ब्रायोफाइलम द्वारा पुनरुत्पादित करता है। ब्रायोफाइलम किसके द्वारा? बताओ। ये करता है कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट, 4 अक्षर दिए हुए हैं,
पी 16 पे आता है, 13 पे, 14 पे, ये 7 पे, ये 20 पे, ये 17 पे, ये कितना 19, 16, 11, 10, 7, 20, -3, +17, +13, -3, -3। तो यहां से मुझे पता चल गया कि गलत तो यही वाला ही होगा, क्योंकि -3 सब में -3, इसमें +13 है। ये देखो, ये इसका उल्टा है, MN का उल्टा, PK का उल्टा PK और GT का। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? तो इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब सबमिट मार देते हैं, देखते हैं। बाकी 4 क्वेश्चन बचे, इनको भी करवा देंगे, भी क्या टेंशन लेते हैं। सबमिट हो जाऊंगी। दो रैंक 100% टाइल खता हो इसमें। एक क्वेश्चन गलत भी हुआ है क्या? एक क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया। हाँ? ऐसा कैसे हो गया? पहला कैसे क्वेश्चन गलत हो गया? वैक्यूल ही तो था। ये कोशिका, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, क्या कर दिया मैंने यार? ये तो बहुत बुरी घटना हो गई यार। ओहो हो, इनकरेक्ट ओनर। नेक्स्ट। हाँ हाँ, ये प्रक्रिया माइक्रोबियल कोशिकाओं को निर्जलित करने के लिए प्लाज्मोलिजेज का उपयोग करती है, जिससे वे नष्ट हो जाते हैं। कौन सी भाई? ये तो चीनी जवाना यानी कि सुग्रीन। सुरक्षा बलों ने संयुक्त आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन नादिर कहाँ स्टार्ट किया है, बताओ? मुझे लगता है त्राल में किया होगा, त्राल में, बिल्कुल त्राल में। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 में गणित राज्य, बताओ कौन से हैं? ये है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। FHI, ठीक है। पहला उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर गोवा है, फिर झारखंड है, फिर गुजरात है। कोडंगलूर बन्नी कहाँ मनाया जाता है? त्रिशूर में। कोडंगलूर बन्नी त्रिशूर में। तो इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी के लिए, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर इस सीरीज को कंटिन्यू नहीं करेंगे अपन, ठीक है? फिर NTPC की सीरीज स्टार्ट करेंगे। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो आप लोगों के लिए सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि देखो, ये एक्चुअल में एग्जाम इतना फेमस नहीं है, लेकिन आप लोगों की बार बार डिमांड आ रही थी कि यार ये मॉक करवा दीजिए, करवा दीजिए, करवा दीजिए। लेकिन अब आप लोग इन मॉक को नहीं देख रहे हो, तो यार फिर ये अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप लोगों का इस पर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर NTPC की शुरू करेंगे। तो अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।